subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक है IP3 DAG सिग्नलिंग पाथवे, इट इज ए पार्ट ऑफ GPCR और G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स सब टाइप्स हैं या रिसेप्टर टाइप हैं, क्योंकि जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली होते हैं चार कैटेगरी के। फर्स्ट है आपका लिगांड गेट आयन चैनल, सेकंड है आपका GPCR, थर्ड है आपका एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, फोर्थ है हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। तो GPCR बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ GPCR को आप कंप्लीट पढ़िए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रग GPCR के थ्रू ही काम करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी साइक्लिक एमपी पाथवे को डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम बात करेंगे IP3 DAG पाथवे के बारे में। सो इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और फार्माकोडायनामिक, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा नोट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो GPCR दैट मीन्स G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, मीन्स ऐसे रिसेप्टर्स जिसमें G प्रोटीन के थ्रू आपका सिग्नलिंग एक तरीके से कन्वे होता है। तो G प्रोटीन एक तरीके से सिग्नल ट्रांसड्यूसर है, जो कि सिग्नल्स को कन्वे करता है ड्रग से आपके इफेक्टर प्रोटीन तक। ठीक, जो डिटेल इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो डिटेल इसके पाथवे हैं, सिग्नलिंग प्रोसेस है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस पे। इसमें भी हम शॉर्ट वे पे डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे एक तरीके से, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं और क्लियर होंगे। तो GPCR एक तरीके से हमारा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं, जिसमें आपके 7 अल्फा हेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से बने होते हैं। ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसकी खास बात यह है कि इसका जो अपर लेयर है, या अपर जो आपके ECF बात करें, जैसे कि आपका ये है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें, उसमें आपके जो होते हैं NH2 डोमेन होते हैं, जहाँ पे होता है हमारा लिगांड बाइंडिंग डोमेन्स और लिगांड बाइंडिंग साइट, जिसपे हमारे जो ड्रग हैं या एगोनिस्ट हैं वो बाइंड करते हैं। और जो आपके इंट्रासेलुलर पार्ट है, ICF है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं, उसमें बेसिकली होते हैं हमारे COH डोमेन, जिसमें होते हैं हमारे G प्रोटीन बाइंडिंग डोमेन, जहाँ पे G प्रोटीन्स आगे बाइंड करते हैं। G प्रोटीन भी हमारे एक तरीके से प्रोटीन है, जो कि आपके सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, और ये इनिशियल केस पे इनएक्टिव स्टेट पे होते हैं, जो कि ट्राइमेरिक फॉर्म पे होते हैं। इसमें अल्फा, बीटा और गामा से बना होता है। और जब इनएक्टिव होते हैं तब उसमें होते हैं GTP से वो बाइंड होते हैं, GTP से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, जब आपके कोई ड्रग बाइंड होता है तब वो एक्टिवेट होंगे G प्रोटीन, और G प्रोटीन आपके आके साइट पे बाइंड होंगे। उसके बाद जो GDP से बाइंड हुआ है वो आपके GTP में कन्वर्ट्स होगा, तभी वो एक्टिव होगा एक तरीके से, और वो अपने ट्राइमर फॉर्म से अलग होकर जो अल्फा प्रोटीन है, अल्फा पार्ट है, वो जाके इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। ये सब आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे। बात करें इफेक्टर प्रोटीन्स की, इसमें बेसिकली हमारे एंजाइम्स हो सकते हैं या फिर होते हैं हमारे आयन चैनल्स। तो एंजाइम्स की बात करें, उसमें 2 एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा एनाइल साइक्लेज, जिसे हम AC एंजाइम बोलते हैं। सेकंड हमारा फास्फोलाइपेज C, जो PLC के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके थ्रू ही आपका साइक्लिक एमपी पाथवे और इसके थ्रू हमारा IP3 DAG पाथवे एक्टिवेट होता है, जो कि हम आज इसको कवर करने वाले हैं। ठीक, और उसके अलावा आयन चैनल्स की बात करें, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम चैनल्स को भी ये एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन आपके बेसिक लेवल के लिए, UG या PG लेवल के लिए इतना काफ़ी है, या PhD लेवल के लिए काफ़ी, क्योंकि हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं अगर हम उस पर प्रॉपरली रिसर्च नहीं कर रहे होते हैं तब। ठीक है, तो अब आते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में। सो G प्रोटीन्स इज द हेटेरोमेरिक GTP बाइंडिंग रेगुलेटरी प्रोटीन्स एंड एक्ट एज ए सिग्नलिंग प्रोटीन और सिग्नल ट्रांसड्यूसर, मीन्स they convey the signal from the drug receptor to effector protein, which is a enzymes or ion channel. They are float in the cell membrane and in inactivated state trimer form and associated with the GDP, and after drug receptor complex allowed to the bind with the GBS, means G protein binding sites, and activates the G protein, means that is a GTP associated by the guanosine exchange factor GEF. Then after the activation, the G alpha protein, this is the G alpha protein molecules dissociate and further activate the effector protein by its GTPase activity with the help of GTPase activated protein और गैप। अब ये कैसे काम करता है देखिए वन बाय वन। तो ये हमारा रिसेप्टर्स की लोकेशन है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा ICF है, ये क्या है ICF है। ठीक है, और ये हमारा है ECF है। ठीक है, पता होगा ये प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन आपका G प्रोटीन्स है। तो आपके जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारा दिखाई दे रहा होगा ड्रग मॉलिक्यूल जो ब्लू रंग में है, ये ड्रग मॉलिक्यूल मूव करके हमारे
जो लिगैंड बाइंडिंग साइट्स पे आके बाइंड होगा। इसकी बाइंडिंग से ही आपका ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने से उसके कंफर्मेशनल चेंजेस होते हैं और वो जी प्रोटीन को बाइंडिंग के लिए अलो करता है, जिससे जी प्रोटीन जो हैं अपने बाइंडिंग साइट्स पे जो कि होते हैं हमारे इनर एरिया पे, उसमें जाके बाइंड होता है। जब बाइंड होता है तब वो आपके विद द हेल्प ऑफ GEF गॉनोसिन एक्सचेंज फैक्टर के थ्रू आपका जो GTP है वो जाके एक्सचेंज होता है और आपके जी अल्फा प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे जी अल्फा प्रोटीन एक्टिवेट होने की वजह से ये आपके फैक्टर प्रोटीन को फर्दर फास्फोराइलेट करता है या फिर एक्टिवेट करता है विद द हेल्प ऑफ गैप GTPase एक्टिवेटेड प्रोटीन। ठीक है, अब जैसे ही आपका प्रोटीन एक्टिवेट हुआ तब ये प्रोटीन जो है उस एंजाइम हो या एंजाइम्स होंगे, अगर वो एंजाइम्स होंगे तो दूसरे जो प्रोडक्ट हैं उसको बनाएगा, जिसे हम बोल सकते हैं सेकेंड मैसेंजर। जैसे कि बात करें हमारा साइक्लिक AMP एक तरह की सेकेंड मैसेंजर है, आपका IP3 है, आपका DAG है, ये क्या है, ये है सेकेंड मैसेंजर। याद रखिए ड्रग क्या होता है, जो भी ड्रग फाइंड होता है वो क्या है, आपका फर्स्ट मैसेंजर। ठीक है, याद रखिए ये सब। उसके अलावा फिर आपका जो सेकेंड मैसेंजर है वो फर्दर हमारे जो प्रोटीन को फास्फोराइलेट करता है और फर्दर सेल रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो अल्फा प्रोटीन है वो इनिटेट हो जाता है और वापस अपने ट्राइमरिक फॉर्म पे आके बन जाता है। इस तरीके से काम करते हैं GPCR। ठीक है, अब अगर वो इफेक्टर प्रोटीन हमारा फास्फोलाइपेज C हो जो कि PLC है, तो उससे क्या होगा, जब भी कोई ड्रग बाइंड होगा रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक्टिवेट होंगे, उससे आपका Q प्रोटीन एक्टिवेट होगा, उसके Q प्रोटीन फर्दर आपके फास्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, एक्टिवेट कर दिया। अब इसके एक्टिवेशन से हो क्या रहा है, देखिए अगर ये फास्फोलाइपेज C एक्टिवेट हो गया पहले स्टेप में, तो फिर जो फास्फोलाइपेज C जो कि अब हमारा सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम्स हैं, वो आपके जो सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड कुछ आपके केमिकल्स हैं जो है आपका PIP2, जिसे हम फास्फोटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 डाइफॉस्फेट नाम से जानते हैं या है वो। याद रखिए ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने लिख के दिया है। ये आपके जीपेट में आता है कि PIP2 मतलब फास्फोटिडाइल इनोसिटॉल 3,5 फास्फेट डाइफॉस्फेट हो या 4,5 हो या 1,3 हो, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कि इसमें कौन से केमिकल को एक्टिवेट करेगा। तो वहाँ पे आपको नंबर है 4,5 याद रखना पड़ेगा कि ये फास्फोटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 डाइफॉस्फेट को फर्दर आपके एंजाइम के थ्रू उसको दो पार्ट्स में बनाता है। एक हमारा डाई एसाइल ग्लिसरॉल जो DAG है और एक हमारा IP3 या फिर फास्फोटिडाइल इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट जो कि नंबर है 145। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, 145 याद रखिए। ठीक, अब इसमें जो आपका DAG है वो आपका हाईली लिपिड सोलबल ड्रग है, हाईली लिपिड सोलबल केमिकल हैं जो कि आपके मेम्ब्रेन से ही अटैच होते हैं, क्योंकि ये बना होता है आपके फास्फोलिपिड से। अब ये जो IP3 है वो इजिली सोलबल होता है और ये अपने पूरे सेल्स में जाके मूव कर सकता है और चीज़ों को एक्टिवेट कर सकता है, याद रखिए। ठीक है, अब ये दोनों क्या हैं, दिस आर द सेकेंड मैसेंजर इस पाथवे के लिए। ये फर्दर हमारे प्रोटीन काइनेज C को जो एक अनदर एक तरीके से प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे मेम्ब्रेन पे बाउंडेड रहते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। उसके थ्रू जो है हमारा DAG प्रोटीन काइनेज C पाथवे एक्टिवेट होता है। कौन सा, DAG PKC पाथवे जो है एक्टिवेट होगा और सेल रिस्पॉन्स मिलेगा। क्या मिलेगा हम बात करेंगे कंप्लीट होने पे आपके जो वीडियो हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे या फिर इसी पार्ट में मतलब लास्ट पे। और जो IP3 है फर्दर वो अपना सेल रिस्पॉन्स देगा थ्रू द IP3 कैल्शियम पाथवे के थ्रू। तो ये दो अलग पाथवे में चेंज हो जाता है। ठीक, अब आते हैं 1 बाय 1 कि कैसे ये काम करते हैं। सपोज ये G प्रोटीन बाइंड हुआ, एक्टिवेट होने के बाद जो PIP2 है वो बन गया हमारा DAG और हमारे IP3 में आपका जो DAG है, बात करें IP3 की बात करते हैं पहले, तो IP3 जो है अब हमारे सेल्स के अंदर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, चाहे वो आपके SAR हो चाहे आपके सिंपल सेल हो, उसमें आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें होते हैं IP3 रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो IP3 मॉलिक्यूल्स हैं फर्दर हमारे IP3 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट होने से आपका जो कैल्शियम है, जो कैल्शियम हमारे इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंस होते हैं, ठीक है, तो और यहाँ पे SAR लिखता हूँ, SER। ठीक, तो उससे जो कैल्शियम है आपके रिलीज होगा आपके इस साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कैल्शियम कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए इसको बोलते हैं IP3 कैल्शियम पाथवे। उसके थ्रू फिर कैल्शियम कंडक्शन पाथवे हैं वो एक्टिवेट होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका प्रोटीन काइनेज C है वो भी हमारे
डीएजी के थ्रू जो एक्टिवेट होगा वो भी कैल्शियम चैनल्स को जो कि हमारे सेल्स मेम्ब्रेन में होते हैं उसको एक्टिवेट करेगा। उसके से भी कैल्शियम हमारे इनर साइड पे आएगा और कैल्शियम कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। ठीक, देन जो कैल्शियम है अगर वो आपके स्मूथ मसल सेल्स में है, ठीक है, या फिर आपके उसमें है जो भी है, तो आपके खासकर स्मूथ मसल सेल्स में जिसमें ब्लड वेसल्स हैं, आपके इंटेस्टाइनल मसल्स वगैरह हैं, उसमें होते हैं कार्बोनिल प्रोटीन। तो उस मसल्स में जो आपके कैल्शियम कार्बोनिल से बाइंड करता है उसको एक्टिवेट करेगा। उस पाथवे के थ्रू जो है आपका एमएलसी के मीन्स मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो एंजाइम है जो कि अल्टीमेटली स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक्टिवेट होगा और आपको जो नेट इफेक्ट मिलेगा वो मिलेगा स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो GQ है अगर आपका कोई भी ड्रग अगर GQ-PCR के थ्रू काम कर रहा है और वो जो रिसेप्टर्स हैं अगर आपके स्मूथ मसल सेल्स में हैं, चाहे वो आपके GI मसल्स हो, चाहे आपके रेस्पिरेटरी मसल्स हो, चाहे आपके यूरिनरी मसल्स हो, चाहे आपके ब्लड वेसल्स हो, तो वो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट ही करेंगे। ठीक है, उनका कॉन्ट्रैक्शन ही होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके उस सेल्स में मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेज भी होता है जो कि आपके स्मूथ मसल सेल्स रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो रिलैक्स करता है। तो ये जो GQ प्रोटीन है वो रो काइनेस एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है और इसके एक्टिवेशन से आपका जो MLCP है वो इनिबिट होता है। तो MLCP इनिबिट होने से जो रिलैक्सेशन इफेक्ट है वो क्या होगा, वो नहीं हो पाएगा या आपका इनिबिट होगा। तो जो नेट इफेक्ट क्या मिलेगा हमको, वो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ही मिलेगा। इसलिए GQ प्रोटीन अगर है तो जितने भी स्मूथ मसल सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। उसके अलावा जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं वो भी कॉन्टैक्ट कर करके जो आपके उसमें ग्लैंड्स में जो भी आपके हार्मोन हो या एसिड हो या प्रोटीन हो या एंजाइम हो जो भी हो उसमें हो उसको रिलीज कराता है। ठीक है, तो ये बेसिक आपके IP3 कैल्शियम का पाथवे है जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें इनके अलग अलग पाथवे के बारे में, इनके बेसिक जो आपके चीज़ें हैं क्या होती हैं, तो प्रोटीन काइनेज C से क्या होगा, N टाइप कैल्शियम चैनल हो या L टाइप हो दोनों ही एक्टिवेट होंगे। N टाइप आपकी होते हैं न्यूरॉन्स में होते हैं जिसके थ्रू आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज है क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज जो आपके होते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में होते हैं जहाँ पे आपका है न्यूरोट्रांसमीटर्स, याद होगा ना, पता होगा, तो वो आपके रिलीज करते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में या सिनेप्टिक जंक्शंस पे। ठीक, अब L टाइप होते हैं बेसिकली आपके हार्ट हो या फिर जो मस्कुलर सेल्स हैं उस पे होते हैं। तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और इसके अलावा मॉड्यूलेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनिल बाइंडिंग प्रॉपर्टी, इसके अलावा ये जो है कैल्शियम कार्बोनिल बाइंडिंग प्रॉपर्टी को इनहेंस करता है ताकि जो बाइंडिंग हो अच्छी तरीके से हो और आपको कॉन्ट्रैक्शन अच्छी तरीके से मिले। प्लस ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 53 को भी एक्टिवेट करता है। बात करें IP3 कैल्शियम सिग्नलिंग की, ठीक है, तो उससे क्या होगा, प्रमोट द प्रोलिफरेशन खासकर T सेल्स और आपके जो मसल सेल्स हैं उसका, एक्सोसाइटोसिस इन मास सेल्स, बीटा सेल्स, पिट्यूटरी और मैक्रोफेजेस, मींस आपका जो भी आपके इन ग्लैंडुलर सेल्स, इन सेल्स में जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो एंजाइम्स हो, प्रोटीन्स हो, जो भी हैं, हिस्टामिन्स हो, जो भी हैं, वो क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक, फिर कीमोटैक्सिस जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स में, कोई भी केमिकल्स के अगेंस्ट में जो न्यूट्रोफिल्स का मूवमेंट होता है, अट्रैक्शन होता है, उसे बोलते हैं कीमोटैक्सिस, जो कि ये कॉज कराता है। आप देखोगे H1 रिसेप्टर्स में हिस्टामिन क्या करता है, इचिंग कराता है ना, वो आपके GQ प्रोटीन ही है, इसलिए मतलब GQ-PCR के थ्रू काम करता है इसलिए। फिर सिक्रेटरी ग्लैंड्स हैं जिसमें आपके जो भी आपका GI ग्लैंड्स हैं, स्वीट ग्लैंड्स हैं, पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, उससे जो भी आपके माउंट कंटेंट है वो रिलीज होंगे, है कि नहीं, खासकर कि इसमें M1 रिसेप्टर्स और M3 रिसेप्टर्स में आपने देखे होंगे क्योंकि दोनों ही GQ-PCR के थ्रू काम करता है। फिर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा आपका जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है उसमें होता है, चाहे M3 हो, अल्फा 1 हो या फिर H1 रिसेप्टर्स हो। उसके अलावा एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन को भी इनहेंस करता है। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं आपके IP3 सिग्नलिंग पाथवे के और DAG सिग्नलिंग पाथवे के। ठीक है, उसके अलावा आते हैं ड्रग की, तो इनकी जो पाथवेज हैं 3 हैं, याद रखिए, GQ प्रोटीन्स के, DAG PKC को एक्टिवेट करना या IP3 को एक्टिवेट करना। उसके अलावा ये सेल्फ जो है आपका रो काइनेज को करता है और कैल्शियम सिग्नलिंग को भी इनहेंस करता है। ठीक, तो एग्जाम्पल की बात करें तो होता है M1 रिसेप्टर, मस्कर्निक टाइप 1 रिसेप्टर्स जो बेसिकली आपके होते हैं GI ग्लैंड्स में होते हैं जिसके थ्रू GI आपके सिक्रेट करेगा, आपके HCl वगैरह हैं, आपके पेप्सिन वगैरह हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं हमारे, ये होते हैं ब्लड वेसल्स में
जिसके थ्रू आपका ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उससे हाइपरटेंशन होगा आपको या बढ़ता है बीपी एक तरीके से। M3 रिसेप्टर्स जितने भी आपके जीआई के जो मसल्स हैं, ठीक है, आपके जो किडनी हो गया, यूटेरस हो गया, यूथ्रा हो गया, आपका जीआई मसल्स हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, उन पे होते हैं बेसिकली। उससे क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा। H1 क्या होते हैं, H1 आपके लार्ज ब्लड वेसल्स में होते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्शन ही कराएगा, ठीक है। So these are the basics about the IP3 DAG pathway and the GPCR. I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.